नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में मुगलों के पतन के कारण के बारे में चर्चा की थी। आज हम लोग उत्तरवर्ती मुगल शासकों के बारे में पढ़ेंगे। तो उत्तरवर्ती मुगल शासकों के बारे में पढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि मुगल साम्राज्य को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1, पूर्ववर्ती मुगल सम्राट, और इसी तरीके से उत्तरवर्ती मुगल सम्राट। अगर हम पूर्ववर्ती की बात करें तो पहला बाबर, इसके बाद में हुमायूं, इसके बाद अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, और उसके बाद में औरंगजेब। ये तो बात हुई पूर्ववर्ती मुगल सम्राट की। अगर उत्तरवर्ती की बात करें तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जितने हुए हैं, जैसे बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, इसके बाद में फर्रुखशियर, इसके बाद में रफ़ी उद्दरजात, इसके बाद में रफ़ी उस्सान, इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला, फिर अहमद शाह, इसके बाद में आलमगीर द्वितीय, शाहजहां तृतीय, इसके बाद में शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, और सबसे अंत में बहादुर शाह द्वितीय, या बहादुर शाह द्वितीय कह सकते हैं, या बहादुर शाह जफर कहें। इस तरीके से ये वाले जितने हैं, इधर वाले ये हैं उत्तरवर्ती मुगल सम्राट, और इधर के जितने हैं ये हैं पूर्ववर्ती मुगल सम्राट। पूर्ववर्ती में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। और उत्तरवर्ती में बात करें तो बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुखशियर, रफ़ी उद्दरजात, रफ़ी उस्सान, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाहजहां तृतीय, आलमगीर द्वितीय, अकबर द्वितीय, और बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। तो ये वाले जितने भी शासक हैं पूर्ववर्ती, इन्हें हम लोग जो है मध्यकालीन भारत में पढ़ते हैं। और जितने भी ये उत्तरवर्ती मुगल सम्राट हैं, इन्हें हम लोग आधुनिक भारत में पढ़ते हैं। तो आज हम लोग बहादुर शाह प्रथम और जहांदार शाह के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सब हेडिंग डाल लीजिए, बहादुर शाह प्रथम। किस प्रकार से बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर बैठा। उसके पहले अच्छा और एक चीज़ आपको बता दें कि किस प्रकार से इनका संघर्ष रहा और किस प्रकार से बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर बैठा। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि औरंगजेब के 5 पुत्र थे, जिसमें मुअज्जम और मोहम्मद आजम और मोहम्मद कामबख्श, ये 3 पुत्र जो है जिंदा थे औरंगजेब की मृत्यु के समय। अब क्या होता है, जिस प्रकार से औरंगजेब गद्दी पर जब बैठा था तो उसने अपने भाइयों की हत्या की थी, तब बैठा था। उसी प्रकार से औरंगजेब गद्दी पर औरंगजेब की जब मृत्यु हुई तो मुअज्जम जब गद्दी पर बैठेगा तो वो अपने भाइयों के साथ युद्ध लड़ेगा। तो मुअज्जम और आजम के बीच युद्ध होता है, जजाओ का युद्ध। जजाओ का युद्ध किस वर्ष? 1707 में। 1707 में जजाओ का युद्ध होता है मुअज्जम और आजम के बीच,
जिसमें कौन जीतता है? मुअज्जम जीतता है और आजम हार जाता है, हत्या कर देता है मुअज्जम आजम की। इसके बाद में मुअज्जम और कामबख्श के बीच में एक युद्ध होता है हैदराबाद का युद्ध। ये कब होता है? 1709 में, जिसमें फिर मुअज्जम जीत जाता है और कामबख्श हार जाता है। इसके चलते मुअज्जम गद्दी पर बैठता है बहादुर शाह प्रथम के नाम से। तो अब हम लोग हेडिंग डालेंगे बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम। इसके अगर काल की बात करेंगे तो 1707 से 1712। अब देखो, इसे शाह ए बेखबर कहा जाता है। अगर इसकी उपाधि की बात करें तो इसे शाह ए बेखबर कहा जाता है, क्योंकि इसको किसी काम से मतलब नहीं रहता था, ज़्यादा लापरवाह व्यक्ति था, तो शाह ए बेखबर कहा जाता था और सैयद की भी उपाधि से दी गई है। और एक कह सकते हो शाह आलम फर्स्ट, शाह आलम फर्स्ट, ये इसके अन्य नाम थे या कह सकते हो इसकी उपाधि थी। अब इसने जैसे ही गद्दी पे बैठा तो इसके सामने बहुत सी समस्याएं थी, क्योंकि पिता ने इतनी ज़्यादा लड़ाई ले ली थी, मराठा से हो, राजपूत से हो या सिखों से हो, सभी से इन्होंने, जो औरंगजेब ने लड़ाई ली थी। और मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि जितनी शक्तियां हैं वो हावी हो जाएंगी। इसके चलते इसने एक नीति अपनाई, कहा कि अगर हमें शासन करना है तो हमें जितने भी हमारे शत्रु हैं उनसे मित्रता करनी पड़ेगी। इसके चलते इसने शांतिपूर्ण मैत्री की नीति अपनाई। शांतिपूर्ण मैत्री का मतलब है कि जितने इसने शत्रु थे इसके, उससे इसने मित्रता करना शुरू कर दिया। जैसे मैं बताऊं तो आपने पढ़ा होगा शिवाजी के बारे में, तो शिवाजी से इसकी शत्रुता क्या थी समझें, औरंगजेब की। शिवाजी की 3 पत्नियां थीं। एक का नाम था साईबाई, एक का नाम था सोपराबाई या सोयराबाई, और एक का नाम था पुलीबाई। अब क्या हुआ था, शिवाजी की जो तृतीय पत्नी थी पुलीबाई, ये तो हो गई थी सती। इसके बाद में जो साईबाई थी, इनका पुत्र था शाहूजी, वो संभाजी। इसके बाद में संभाजी की पत्नी का नाम था येसुबाई, और येसुबाई का पुत्र था शाहूजी। इसी तरीके से अगर हम सोयरा की बाई की बात करें तो इनका पुत्र था राजाराम, और राजाराम की जो पत्नी थी जिनका नाम था ताराबाई। अब कहानी समझे। और ताराबाई के अगर हम पुत्र की बात करें तो शिवाजी द्वितीय इनका पुत्र था। अब क्या था, उस समय जब संभाजी थे, उस समय औरंगजेब गद्दी पर बैठा था और संभाजी अपने इधर थे। अब क्या होता है, शिवाजी ने अपना जो उत्तराधिकारी बनाया था वो राजाराम को बताया था। क्यों? क्योंकि संभाजी बहुत उपद्रवी तरीके से थे, इसलिए शिवाजी ने अपना उत्तराधिकारी राजाराम को घोषित किया था। लेकिन राजाराम को पराजित करके या कैसे गद्दी पर से हटा के शिवाजी गद्दी पर बैठ गए। और उस समय जो औरंगजेब का पुत्र था, मैंने बताया था आपको, अकबर फर्स्ट। अब अकबर फर्स्ट जो है अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर देता है, जिसके चलते उसके पिता ने या कह सकते हो औरंगजेब ने अकबर पर आक्रमण कर दिया। अकबर फर्स्ट दौड़ के आते हैं संभाजी के पास और संभाजी उनको शरण दे देते हैं, जिसके चलते औरंगजेब ने क्या किया, अकबर फर्स्ट की हत्या करवा दी और साथ ही साथ संभाजी की हत्या करवा दी। बाकी बचे इनकी पत्नी येसुबाई और शाहूजी को इसने जो है कारागार में डलवा दिया था। कारागार में येसुबाई और शाहूजी को औरंगजेब ने डलवा दिया, जिसके चलते अब जब ये बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर बैठता है तो इसने क्या किया, इसने सोचा कि अगर हम मराठों में से अगर येसुबाई और शाहूजी को कारागार से रिहा कर देंगे तो ना कहीं मराठा हमारे साथी बन जाएंगे, और इसके चलते मराठा लोग क्या करेंगे, हम पे आक्रमण नहीं करेंगे। बाकी इधर जो गद्दी पे बैठे हैं शिवाजी द्वितीय, और किसके संरक्षण में, ताराबाई के। कहा कि जब ये शाहूजी यहाँ से जाएंगे तो ताराबाई से वो कहेंगे कि हमारी गद्दी है, इसके चलते ये 2 आदमी आपस में लड़ेंगे और हमारा फायदा होगा कि हम पे ये आक्रमण नहीं कर पाएंगे। तो इसके चलते
इसने क्या किया, बहादुर शाह ने इसने येसुबाई और शाहू जी को रिहा कर दिया। क्यों रिहा कर दिया, तो क्योंकि औरंगजेब ने इनको बंदी बना दिया था। तो हम ये लिख सकते हैं इसमें एक मेन काम क्या किया इसने, शाहू जी को कारागार से रिहा कर दिया। ये किसने काम किया। और काम क्या किया उस समय आप समझें, इसने क्या किया, जब मुअज्जम या कहते थे वो बहादुर शाह प्रथम, मुअज्जम और आजम, मोहम्मद आजम, ये आपस में जब लड़ रहे थे किस युद्ध में, जजाओ के युद्ध में, तो उस समय एक व्यक्ति था जिसका नाम था जय सिंह। ये आमेर के शासक थे। कहाँ के शासक थे, आमेर के शासक थे जय सिंह। जय सिंह ने मोहम्मद आजम का साथ दिया था, लेकिन जब मोहम्मद आजम की मृत्यु हो जाए तो मुअज्जम ने क्या किया, जय सिंह पर आक्रमण कर दिया और उधर जो आमेर का नाम बदलकर, आमेर का जो है नाम बदलकर बहादुर शाह ने इस्लामाबाद कर दिया था। और इसके बाद में जय सिंह को ये इसने बहादुर शाह प्रथम ने गद्दी पे हटा के और जय सिंह के भाई विजय सिंह को गद्दी पर बिठा दिया था। लेकिन जय सिंह ने थोड़े ही दिन बाद विजय सिंह पर आक्रमण करके फिर से अपनी गद्दी प्राप्त कर ली थी आमेर वाली। तो इस तरीके से इनके शत्रु कौन हैं, साथ में जितने आमेर के शासक हैं, ये कह सकते हो राजपूत लोग हैं, ये इनके भी शत्रु हैं। लेकिन इसने क्या किया, इसने थोड़े दिन बाद जय सिंह को भी अपना साथी बना लिया था। इसके बाद में और इसने क्या किया, अब इसके सिख भी दुश्मन थे, क्योंकि औरंगजेब लगातार जो है अलग अलग प्रकार के कर लेता था। किसने क्या किया, पहला काम यही किया, जो गुरु थे उस समय, या कहते हो सिख गुरु गोविंद सिंह, सिख गुरु गोविंद सिंह से इसने आशीर्वाद प्राप्त किया। तो इसने देखो जितने भी मजबूत लोग थे उससे मित्रता कर ली। इधर जो है मराठा लोगों से इसने अपनी मित्रता कर ली, इधर उसने राजपूतों से अपनी मित्रता कर ली, इधर इसने क्या किया, इधर इसने सिखों से अपनी मित्रता कर ली। अब बचे हैं इधर क्या बोल सकते हो, ये जाट लोग, और इससे जाट लोगों से भी इसने मित्रता कर ली। कुल मिला के इसने अपना जो एक नीति अपनाई थी शांतिपूर्ण मैत्री की नीति, उसके अंतर्गत इसने जितने भी इसके दुश्मन थे उससे इसने मित्रता कर ली थी। अब आगे क्या होता है कि जब इसने मित्रता कर ली तो उस समय इसकी एक प्रेमिका थी जिसका नाम था जूलियाना। जूलियाना ये क्या थी, ये पुर्तगाली थी। और प्रेमिका किसकी थी, तो हम बात करेंगे बहादुर शाह प्रथम की। जूलियाना ने एक शिष्टमंडल बुलाया था, तो हम कह सकते डचों का शिष्टमंडल। पूछा जाएगा डचों का शिष्टमंडल किस मुगल सम्राट के कार्यकाल में आया था, किसके उसमें दरबार में आया था, तो बहादुर शाह प्रथम के डचों का शिष्टमंडल भारत आया। किसकी अध्यक्षता में, तो जेसुआ केटलर, जेसुआ केटलर की अध्यक्षता में डचों का शिष्टमंडल भारत आया था। पूछा जाएगा कि डचों का शिष्टमंडल को भारत किसने बुलाया था, जूलियाना ने। कौन थी, पुर्तगाली थी, लेकिन ये क्या थी, ये बहादुर शाह प्रथम की प्रेमिका थी। ये बहादुर शाह प्रथम की प्रेमिका थी। इस तरीके से इसने बहुत से काम करवाए। आप देखो एक सिडवी ओवन एक राइटर हैं, उन्होंने कहा कि अगर बहादुर शाह के बारे में कहा जाए तो ये सिर्फ अंतिम मुगल सम्राट था, अंतिम मुगल सम्राट जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। ये कथन बहुत पूछा जाता है
इसलिए आप नोट कर लें कि सिडवी ओवन ने कहा था कि यह अंतिम मुगल सम्राट था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। कहने का मतलब है इसके बाद में जहांदार बैठता है, इसके बाद में फर्रुखशियर बैठता है, रफ़ीउद्दरजाक बैठते हैं, रफ़ीउद्दौला बैठते हैं, रंगीला बैठते हैं। कुल मिला के ये सब अपने में मस्त रहते थे। इन्होंने शासन बागडोर अच्छे तरीके से नहीं संभाली और धीरे धीरे अपनी सत्ता गंवाते गए। परंतु बहादुर शाह प्रथम था, उसने लोगों से, जितने भी इसके शत्रु थे उससे उसने मित्रता कर ली थी। तो कहीं ना कहीं इसके बारे में कहा जा सकता है कि ये ठीक ठाक शासक था। इसके बाद में धीरे धीरे सब धीरे धीरे बेकारे थे। अब क्या था, लगभग में ये 63 वर्ष की आयु में, या कह सकते हो 61 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा था। अब ये बुढ़ा भी हो गया था, जिसके चलते, या कहते हो बूढ़ा भी हो गया था, जिसके चलते इसकी मृत्यु हो जाती है 1712 में। और उसके बाद में फिर उत्तराधिकार के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। अब गद्दी पे बैठेगा जहांदार शाह। तो आप सब हेडिंग डाल लें, जहांदार शाह। 1712 से 1713 लगभग में 1 वर्ष ये बैठ पाता है। इसके बाद में इसकी हत्या कर दी जाती है। अब जिस प्रकार से मैंने बताया था कि औरंगजेब ने गद्दी पर बैठने के लिए अपने भाइयों की हत्या करी थी, इस प्रकार से बहादुर शाह प्रथम ने भी अपने भाइयों की हत्या की थी। अब इसी प्रकार से जब जहांदार बैठा तो वो भी अपने भाइयों की हत्या करता है। अब देखो समझो, बहादुर शाह प्रथम के 4 पुत्र थे। एक का नाम था अजीम उस शान, एक का नाम रफ़ी उस शान, एक का नाम जहांदार शाह, और जो अंतिम था जहान शाह। तो इस प्रकार से कुल 4 पुत्र थे इसके। किसके पुत्र थे? बहादुर शाह प्रथम के, बहादुर शाह प्रथम के, अजीमुशान, रफ़ीउशान, जहांदार शाह और जहान शाह। अब जहांदार शाह ने क्या किया? जहांदार शाह ने जहान शाह की हत्या कर दी, रफ़ीउशान की हत्या कर दी, अजीमुशान की हत्या कर दी, और स्वयं क्या बन गया? 1712 में सम्राट बन गया, या कह सकते हो मुगलों का सम्राट बन गया। अब रफ़ीउशान, अरे जहांदार शाह, ये क्या बना? ये गद्दी पे बैठा। किस वर्ष बना? 1712 में। अब पूछा जाता है कि जहांदार शाह किसकी मदद से गद्दी पर बैठा था? तो हम लिखेंगे जहांदार शाह जुल्फ़िकार खां की मदद से गद्दी पर बैठा। जहांदार शाह जुल्फ़िकार खां की मदद से गद्दी पर बैठा, और इसी को जुल्फ़िकार खां को इसने अपना वजीर बनाया। जुल्फ़िकार खां को इसने अपना वजीर बनाया। इसके बाद में जुल्फ़िकार खां के पिता का नाम था असद खां। असद खां को अपना वकील बनाया था। कहने का मतलब है ये सिर्फ नाम मात्र का शासक था, पूरा कार्यभार देख रहा था जुल्फ़िकार खां। इसलिए इसको लंपट मूर्ख भी बोला जाता है। पूछा जाएगा कि किस मुगल सम्राट को लंपट मूर्ख बोला जाता है, तो जहांदार शाह को बोला जाता है। इसके अलावा अब जहाँ ये जुल्फ़िकार खां के हाथ में पूरी बागडोर है, तो उसने देखा कि हमारे शत्रु धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसने क्या किया? अभी आपका नाम पिछले वीडियो में हमने अभी पीछे पढ़ा था कि जहाँ ये जय सिंह और एक अजीत सिंह, इन लोगों को उपाधि देता है। कौन कौन सी? जय सिंह को कौन सी उपाधि दी? तो महामिर्जा की। और अजीत सिंह को काहे की उपाधि दी? तो महाराजा की। जय सिंह को महामिर्जा की उपाधि दी और अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी, और इनको सूबेदार भी बनाया। इनको भी सूबेदार बना दिया और इनको भी सूबेदार बनाया। ये लोग सूबेदार बनना चाहते थे। अगर जय सिंह की बात करें तो ये मालवाड़ नहीं, मालवा के सूबेदार बनना चाहते थे, तो इन्हें मालवा का सूबेदार बना दिया, और अजीत सिंह को मारवाड़ का सूबेदार बना दिया। इस तरीके से ये मालवा के सूबेदार जय सिंह को बना दिया और मारवाड़ का सूबेदार अजीत सिंह को बना दिया। तो इस प्रकार से ये जो जय सिंह हैं, अजीत सिंह हैं, ये किसके पक्ष में हो गए? अब मुगलों के साथ में हो गए। इसके अलावा इसने देखा कि जितने भी, या कह सकते हो जुल्फ़िकार खां ने देखा कि जितने भी यहाँ पे व्यक्ति हैं वो क्या कह सकते हो
टैक्स नहीं दे रहे हैं। तो इसने कहा कि टैक्स का सीधे एक व्यवस्था इसने अपनाई, इजारा व्यवस्था जिसको बोला जाता है, इजारा व्यवस्था। इसने कौन सी व्यवस्था अपनाई? इजारा व्यवस्था अपनाई। इजारा व्यवस्था का मतलब होता था कि जितना भी भूभाग है उसको ठेके पे दे दिया। क्या किया? भूभाग पे जितना भी टैक्स आएगा उसको ठेके पे दे दिया कि भैया जैसे मान लो ये 3 बीघा जमीन है, तो उसने कहा कि हमको इस 3 बीघा से 500 रुपये चाहिए। तो आप क्या हुआ, 500 आप दीजिए, इसमें चाहे जिसने ठेका पे लिया है वो चाहे इससे 1000 रुपये लाए, हमसे कोई मतलब नहीं। और इजारा व्यवस्था के लिए सुभग चंद्र एक नाम था, सुभग चंद्र। उस व्यक्ति को क्या किया था, अपना कह सकते हो वसूल करने के लिए, टैक्स वसूल करने के लिए रखा था। और इसने क्या किया, इसने उस समय क्या किया, जजिया कर बंद करवा दिया, जजिया कर पर रोक लगा दी। अब क्या होता है, उस समय जो जुल्फिकार खां है, उस समय 1-2 व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं, जिसका नाम है, एक का नाम है सैयद बंद। सैयद बंद, सैयद बंद कौन कौन से थे? तो हम बात करेंगे सैयद बंद में, तो हुसैन अली और हसन अली। हुसैन अली और हसन अली, ये लोग किंग मेकर बोले जाते हैं, मतलब शासकों को बनाने वाले, राजा को बनाने वाले। ये इन दोनों ने एक रणनीति बनाई। और अभी आपने पढ़ा था कि जहांदार शाह का एक भाई था अजीम उस शान, अजीम उस शान। अजीम उस शान का पुत्र था फर्रुखशियर। उसको बताते हैं कि अगर तुम हत्या कर दोगे किसकी, अगर तुम हत्या कर देते हो जहांदार शाह की, तो आप गद्दी पे बैठ जाएंगे। फर्रुखशियर इनके कहने पे आ जाता है, उधर लालच दे देते हैं जुल्फिकार खां को, जिसके चलते फर्रुखशियर ने क्या किया, जहांदार शाह की 1713 में हत्या कर देते हैं। अब जहांदार शाह जो है उसकी हत्या कर दी फर्रुखशियर पे, तो अगला मुगल सम्राट बैठेगा फर्रुखशियर। तो आज हम यहीं तक रखते हैं वीडियो। आपने देखा होगा कि ये मुगल सम्राट जितने भी हैं, ये गद्दी के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं। कहीं ना कहीं यही अवस्था जो है धीरे धीरे वर्तमान में भी आ रही है कि लोग गद्दी को बहुत पाना चाहते हैं, जिसके चलते एक दूसरे से लड़ाई मोल लेते रहते हैं। लेकिन अंत में निष्कर्ष यही निकलता है कि उनकी हत्या हो गई, इनकी हत्या हो गई। अब देखो इधर जितने भी भाई भाई हैं आपस में लड़ते जा रहे हैं और एक दूसरे की हत्या करके गद्दी पर बैठते जा रहे हैं। और इसका फायदा अभी आप देखेंगे भविष्य में कोई अन्य शक्तियां आएंगी, वो उठाएंगे, चाहे अंग्रेज हो जाएं। इधर देखो अभी हुसैन अली हैं, हसन अली हैं, ये इसका फायदा उठाएंगे। तो इस प्रकार से आपको ये समझना है। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कुछ बातें ना समझ में आई हों तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।